स्टार्टिंग। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे ईडीओ 2025 की तैयारी, जिसमें देखेंगे कि पंचायत के पदाधिकारियों अर्थात पंचायत के जितने भी पंच हैं, सरपंच है या उप सरपंच है, अध्यक्ष है या सदस्य है, उपाध्यक्ष है, इनको किस प्रकार से हटाया जाता है, इस बारे में कुछ धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आपको धारा से लेके जरूर प्रश्न कभी न कभी देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ कुछ और भी तरीके हैं पद से हटाने के, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल मतलब वापस बुलाना। आज हम देखेंगे त्याग पत्र के माध्यम से रिक्तियों और त्याग पत्र के माध्यम से पद रिक्त हो जाएगा, उस पद को भरा कैसे जाएगा, या फिर पंचायत पदाधिकारी को निलंबन कैसे करते हैं, हटाते कैसे हैं, और एक से अधिक पद यदि वो धारण कर लेते हैं तो भी उसका एक पद खाली हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में आज कंप्लीट चर्चा करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखेंगे धारा 37 है ना। कई बार धारा 37 से प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में त्याग पत्र से संबंधित धारा कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए धारा क्रमांक 37। ठीक है, धारा क्रमांक 37। तो पदधारियों का त्याग पत्र, अब कौन किसको किसको त्याग पत्र देता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो पंच है, सरपंच को अपना त्याग पत्र देगा लिखित में, जैसे हम स्कूल में लिखते थे ना, प्रति हेडमास्टर या प्रिंसिपल ऐसा करके संबोधित करते हुए, उसी प्रकार जो पंच है सरपंच को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र सौंपेगा। और इसकी एक प्रति मतलब उसकी कॉपी या उसकी सूचना, ठीक है, उसकी सूचना किसको देगा, सचिव को देगा। सचिव को क्या दे देगा, ये सूचना दे देगा। सचिव को क्या देगा, सूचना देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर हम अगर जनपद सदस्य और जनपद के बारे में बात करें तो यदि जनपद सदस्य की बात करेंगे तो जनपद सदस्य अपने जनपद अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, और वहां के जो सीईओ होंगे जनपद पंचायत के, ठीक है, उनको सूचित करेंगे। जिसे ग्राम पंचायत के स्तर में सचिव को सूचित करेंगे, उसी प्रकार से जनपद के स्तर में सीईओ जनपद पंचायत को सूचित करेंगे। यहाँ जनपद पंचायत लिख देते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार जो जिला सदस्य है वो जिला अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेगा, और सीईओ जिला पंचायत को अपना एक उसकी सूचना करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनकर आते हैं। और कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, तो सरपंच और उप सरपंच जो है उप संचालक पंचायत को अपना त्याग पत्र देते हैं। कई बार आपको यहाँ पे ना जिला संयुक्त भी लिखा के आएगा, जिला संयुक्त संचालक या फिर संयुक्त पंचालक करके आता है, संयुक्त संचालक करके भी आपका एक पद दिखते मिलता है, या फिर लास्ट में लिखा रहेगा समाज कल्याण। तो पहले पंचायत और समाज कल्याण एक ही में था, लेकिन अब अलग कर दिया गया, इसलिए अब उप संचालक को ही त्याग पत्र आता है। और ये किनको प्रतिलिपि करेंगे, तो अपने सरपंच और उप सरपंच किनको प्रतिलिपि देंगे, तो अपने ग्राम पंचायत के सचिव को सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाता है जनपद का अध्यक्ष और जनपद का उपाध्यक्ष। ठीक है, जनपद का अध्यक्ष और जनपद का उपाध्यक्ष जो है कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर को दे सकता है। कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को अपना त्याग पत्र सौंप कर सकता है और अपने संबंधित सीईओ जनपद पंचायत को प्रतिलिपि देंगे। उसी प्रकार जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो कलेक्टर को देंगे। याद रखिएगा, इसमें अतिरिक्त कलेक्टर नहीं आएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, किसको अपना सूचित करेंगे, कलेक्टर को देंगे। ठीक है, और उसकी एक प्रति जिला पंचायत के सीईओ को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर में होता है आपका सरपंच और उप सरपंच। तो ये अपना त्याग पत्र देखिए, पंच सरपंच को देगा, सरपंच और उप सरपंच संचालक पंचायत को देगा। ठीक है, यदि हम जनपद स्तर की बात करें तो जनपद का सदस्य जनपद अध्यक्ष को देगा, और जनपद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को अपना त्याग पत्र देता है, उसको संबोधित करते हुए लिखित में। उसी प्रकार जिला का देखा जाए तो जिला का जो अध्यक्ष है, ठीक है, जिला का जो सदस्य है वो जिला अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है, और जो जिला का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो अपने कलेक्टर को, मतलब अपने जिला के कलेक्टर को सौंपेगा, और इसकी एक प्रति सीईओ जिला पंचायत को सौंप देगा। यहाँ पर थोड़ा सा बात ये करते हैं, हो सकता है कोई डाउट होगा तो हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। मतलब मैं एक व्यक्ति मान लेता हूँ, दोनों के केस में मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक
उप सरपंच है, उप सरपंच है। ठीक है, अब उप सरपंच होता कौन है, तो एक पंच को ही उप सरपंच बनाया जाता है ना। और यदि ये व्यक्ति अपना उप सरपंच के पद से त्याग पत्र देता है तो केवल और केवल इसका उप सरपंच का पद खत्म होगा, पंच ये यथावत बने रहेंगे। ठीक है, पंच ये यथावत बने रहेंगे। यदि ये पंच के पद से वो त्याग पत्र देना चाहता है तब, हाँ ठीक है, यदि केवल उप सरपंच के पद से त्याग पत्र देगा तो उप सरपंच जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति यदि पंच के पद से त्याग पत्र दे दिया, मान लेते हैं, तो इसका पंच भी चला जाएगा और उप सरपंच भी चला जाएगा। ये कौन से केस में होगा, जब एक ही व्यक्ति पंच और उप सरपंच दोनों है तब। ठीक है, उसी प्रकार जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, या फिर जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। यदि ये व्यक्ति है ना, ये क्या है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है और साथ में सदस्य भी होंगे। ठीक है, यदि ये अध्यक्ष के पद से या उपाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र सौंपेगा, ठीक है, तो केवल अध्यक्ष का पद खत्म होगा। लेकिन यदि सदस्य के पद से त्यागपत्र सौंप दिया तो सदस्य और अध्यक्ष दोनों चला जाएगा। ठीक है, इतना आपको बात याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यदि ये त्यागपत्र दे दिया तब क्या होता है। त्यागपत्र पर विचार होगा। जब भी ये लोग त्यागपत्र देंगे तो पंचायत की आगामी बैठक में इसका विचार किया जाएगा कि भाई आपने त्यागपत्र क्यों दिया, या फिर आप अपना त्यागपत्र वापस लेना चाहते हैं क्या। तो इनके पास अभी भी एक ऑप्शन है, जो भी त्यागपत्र दिया है, चाहे वो जनपद पंचायत के हो, जिला पंचायत के हो या ग्राम पंचायत के कोई भी पद का हो, अगली बैठक में विचार किया जाता है कि आप त्यागपत्र अगर वापस लेना चाहते हैं तो आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र देने वाला उपस्थित होगा। जिस दिन बैठक होगा, आगामी बैठक में त्यागपत्र देने वाला उपस्थित होगा, चर्चा होगा, भाई आप अगर चाहते हो तो त्यागपत्र वापस ले लो। अगर वो त्यागपत्र वापस नहीं लेता है, ठीक है, यदि वो त्यागपत्र वापस नहीं लेता है तो उसके त्यागपत्र को क्या कर सकता है, हम अप्रूव मान लिया जाएगा और उसकी एक सूचना उच्च कार्यालय को भेज दी जाएगी। किसी भी कार्यालय, किसी भी पंचायत के स्तर में लागू होगा। ठीक है, यदि वो वापस नहीं लेता है तो त्यागपत्र को मंजूर कर लिया जाएगा और उसकी एक सूचना उच्च कार्यालय को भेज दी जाएगी। अब देखिए, ये त्यागपत्र के बारे में, यदि कोई भी एक सदस्य त्याग देता है तो उसका एक पद रिक्त हो जाता है। सरपंच त्यागपत्र देगा तो सरपंच का पद रिक्त हो जाएगा। जनपद अगर त्यागपत्र देगा, जनपद का सदस्य, तो जनपद का सदस्य पद रिक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे ना आपकी आकस्मिक रिक्ति बन जाती है, आकस्मिक रिक्ति बन जाती है। अब इन रिक्तियों को भरने के लिए भी नियम है, उस नियम को मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं किस किस प्रकार से हम खाली कर सकते हैं पदों को। अगला देखते हैं, पदधारियों का निलंबन। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड। उसको नौकरी से निकालना नहीं है, कुछ समय के लिए, जब तक उन पर आरोप है तब तक वो निलंबित रहेगा और कुछ कार्य नहीं करेगा। और पंचायत के पदधारी मतलब सरपंच, पंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब सदस्य आ जाएंगे। विहित प्राधिकारी जो है दंड संहिता 1860 के विरुद्ध आचरण अगर पाए जाते हैं पदधारी के तो निलंबित कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे रहते हैं, जैसे घृणित पदार्थ हो गया, स्त्रियों के प्रति उनका यदि मान सम्मान नहीं है, या फिर पंचायत के कुछ कार्य में उनका रुचि नहीं है, या फिर नियम विरुद्ध कार्य कर दिया, तो ये सब बहुत सारे कंडीशन है जिस पर उसको निलंबित किया जा सकता है। अब विहित प्राधिकारी कौन कौन होगा देख लीजिए। ग्राम पंचायत स्तर हेतु उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी SDM देख लेते हैं इसमें, उपखंड अधिकारी। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर में कौन आ गया, आपके पंच आ जाएंगे, पंच के बाद आपका आ जाएगा सरपंच आ जाएगा। ठीक है, पंच और सरपंच, मैं यहाँ लिख दूं क्या, ये पंच सरपंच। हाँ, याद रखिएगा उप सरपंच को निलंबित नहीं करते, क्योंकि जो जिस पद पे चुन कर आया है प्रत्यक्ष निर्वाचन से, वहां से उसको निलंबित किया जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उप सरपंच है, पंच, तो वो अगर निलंबित कर देगा तो पंच का भी बात खत्म हो जाएगा। मतलब कोई एक पंच है और वो उप सरपंच भी है, यदि पंच के पद से निलंबित कर दिया गया तो उसका उप सरपंच का भी निकल जाएगा। यहाँ पे उप सरपंच को निलंबित करते ऐसा नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति को, है ना, ये व्यक्तिगत निलंबित होता है, ये है ना, पदवार निलंबित नहीं होगा, ये व्यक्तिगत निलंबित हो जाता है ये। ठीक है, जनपद के मामले में कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर इसको निलंबित कर सकता है, तो जनपद में अध्यक्ष होता है, और या फिर मोटा मोटा देखा जाए तो सदस्य ही मान के चलिए। ठीक है, सदस्य ही मान के चलिए, क्योंकि सदस्य को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो जनपद के मामले में निलंबित कौन करता है, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। वही अगर जिला पंचायत के मामले में देखा जाए तो कलेक्टर उसको निलंबित कर सकता है।
तो जिला पंचायत के मामले में भी सदस्य होगा। कई बार क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया कि जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष था, उसको निलंबित कर दिया गया, तो क्या उसका सदस्य का पद रहेगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सदस्य पद भी खत्म हो जाएगा। और मेनली जो चुनकर जिस पद से आया है ना, उसी पद को निलंबित किया जाता है। या ये मान लीजिए कि निलंबित का जो कार्य का जो वर्किंग है या प्रोसेस है वो व्यक्तिगत है, न कि पदवार है, ठीक है। चलिए, निलंबन की आदेश रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार जो फैसला ले, है ना, जो उपखंड अधिकारी है ग्राम पंचायत के मामले में, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर जिला जनपद के मामले में, उसको निलंबित कर देगी जो भी नियम कानून के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो, और उसकी एक कॉपी या फिर उसका एक फैसला, एक रिपोर्ट जो शासन को भेज दी जाती है। अब शासन से वो तय होकर आता है कि वो सही है कि नहीं, है ना। अब शासन जो है 90 दिन के भीतर उस पर फैसला लेता है। यदि 90 दिन के भीतर अगर फैसला नहीं आया किसी के विरुद्ध तो निलंबन रद्द हो जाएगा और वो व्यक्ति वापस अपने पद पर आ जाएगा। क्या कहा मैंने? यदि 90 दिन के भीतर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं लेता है कि वो निलंबन सही है या गलत है ना, तो निलंबन रद्द हो जाएगा। अगर गलत है करके फैसला ले लिया तो निलंबन तो उसका पद खत्म हो जाएगा। यदि 90 दिन के भीतर सरकार ने फैसला ले लिया कि ये निलंबन सही है तो उसका पद खत्म हो जाएगा, है ना। और 90 दिन के भीतर अगर कोई भी रिपोर्ट नहीं आती है सरकार के द्वारा तो उसका निलंबन रद्द हो जाएगा। जो एसडीएम और कलेक्टर ने जिस पद के लिए निलंबित किया था किसी व्यक्ति को, तो वो रद्द हो जाएगा और वो व्यक्ति वापस अपने पद पर बना रहेगा। तो इस केस में भी आकस्मिक रिक्ति हो गई। यदि पंच को मान लेते हैं कोई पंच है ना, पंच, या फिर मान लेते हैं सरपंच है, सरपंच को निलंबित कर दिया गया, है ना। यहाँ पे दो कंडीशन देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पंच है, पंच को निलंबित कर देगा तो रिक्ति तो होगी, लेकिन इसमें नया चुनाव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी पता नहीं चला है ना कि निलंबन की अवधि में वो सही है कि गलत है, वो तो 90 दिन के बाद पता चलेगा, है ना। तो हमको नया पंच फिलहाल नहीं चुनना है। अगर 90 दिन के बाद पता चलता है कि निलंबन सही है, तब पंच का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और एक नया पंच चुनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं सरपंच के केस में। यदि सरपंच निलंबित हो जाता है तो 90 दिन के भीतर उसका जो भी फैसला आएगा, अगर और 90 दिन तक आप बिना सरपंच के काम भी नहीं कर सकते, आपको तो सरपंच चाहिए ही चाहिए, तो इसमें आप स्थानापन्न सरपंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आज स्थानापन्न सरपंच क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बस ये जान लीजिए कि अभी कैसे कैसे पद रिक्त हो रहा है। तो इसी प्रकार सदस्य और अध्यक्ष का भी रिक्त हो सकता है, ठीक है। निलंबन की अवधि में वह पंचायत के सभी पद के लिए, ये दिखाई दे, यदि कोई निलंबित हुआ है तो वह पंचायत के सभी पद के लिए निर्धारित होगा। इसका मतलब ये है यदि कोई पंच है तो न तो उप सरपंच रहेगा न पंच रहेगा, ठीक है। और यदि कोई अध्यक्ष है तो न तो अध्यक्ष रहेगा और न सदस्य रहेगा, ऐसा कहा गया है। निलंबन के समय रिक्त पद को भरा जाता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे भरते हैं, वैसे पढ़ लीजिए अगर आगे है तो। सरपंच अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सचिव या फिर सीईओ निलंबन के आदेश के 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा, है ना। जो सदस्य है या फिर जो पंच है अपने में से किसी एक को आरक्षण अनुसार स्थानापन्न सरपंच या फिर अध्यक्ष चुन सकते हैं, जो निलंबन अवधि तक सरपंच और अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये मैं आपको अगले टॉपिक पर एकदम विस्तार से बता दूंगा, यहाँ पे आपको तो लिखा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट, यदि आरक्षण महिला के लिए है तो महिला प्रवर्ग से ही आपको चुनना पड़ेगा। अब देखते हैं पदधारियों को उसके पद से हटाना। पदधारियों को पद से हटाने का मतलब क्या है? ये धारा 40 है, बहुत पावरफुल है। यहाँ निलंबन नहीं होता, सीधा पद से हटा दिया जाता है। राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी जांच कर पदधारी को हटा सकता है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता जिसके पद के लिए रोक, जैसे कोई भी सरपंच या पंच बने, है ना, यदि वो अपने पद का कार्य नहीं कर रहे, जैसे हम ये मान सकते हैं कि सरपंच या पंच का काम है गणपूर्ति कराना, ग्राम सभा में गणपूर्ति कराना। यदि वो लोग अपने गणपूर्ति नहीं कराते हैं ग्राम सभा में, है ना, या फिर पंचायत का बैठक यथा समय नहीं बुलाते हैं, या फिर वो कार्यों पर अपना रुचि नहीं लेते हैं, या वो ऐसा खिन्न व्यक्ति हो गया है कि उसका बने रहना, उस पद पर बने रहना लोकहित में नहीं है, जैसे गांव का सरपंच हो गया और बहुत ही हरामखोर आदमी है ना, तो उसके पद पर बने रहना ठीक नहीं है। अगर ऐसा किसी अधिकारी को लग गया तब उसको पद से तुरंत हटा देगा, निलंबित नहीं करेगा, तुरंत हटा देगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? यदि उस अधिकारी को लगे कि संबंधित पदाधिकारी एक भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है, जाति भेदभाव करता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, ठीक है, अपने नातेदार को पंचायत में लाभ पहुंचाता है, जैसे उसके नातेदार उसके चाचा, मामा, फूफा, फूफा, बेटी, ये सब जो उसके नातेदार आते हैं, यदि उसको लाभ पहुंचाता है, मतलब उसको कुछ कार्य देता है ग्राम पंचायत से, तब भी उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। किंतु उसको कारण बताने का एक नोटिस दिया जाएगा हटाने से पहले।
ठीक है। तो 90 दिन के भीतर उसका उचित जवाब नहीं मिलने पर उसको पद से हटा दिया जाएगा। जैसे उसको कई कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और 90 दिन के भीतर यदि उसका जवाब नहीं आता तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका विधि प्राधिकारी कौन होता है। तो ग्राम पंचायत स्क्वायर में पंच और सरपंच को हटाने के लिए उपखंड अधिकारी है। सेम है ना, जिला जनपद के लिए कलेक्टर हो जाएगा, सॉरी जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर हो जाएगा और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जनपद के लिए कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर को उसको हटा सकता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। करेक्शन कहाँ पे करने बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। जिला पंचायत के लिए कलेक्टर नहीं हटाता उसको, जिला पंचायत का जो पदाधिकारी है उसको हटाता है संचालक पंचायत। संचालक पंचायत के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के लिए उपखंड अधिकारी जिसको हम एसडीएम कहते हैं, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत के लिए जो है संचालक पंचायत, वही उसको हटा सकता है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ बगल में लिख रहा हूँ उसको काट के। ये कौन हटाएगा? संचालक पंचायत। ठीक है। अब क्या होगा, हटाए जाने के बाद वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचन नहीं रोका जाएगा। यदि इन कारणों से किसी पदाधिकारी को हटा दिया गया, ठीक है, इन कारणों से यदि किसी पदाधिकारी को हटा दिया गया तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना तो जिला का, ना जनपद का, ना ग्राम पंचायत का, मतलब पूरा बर्बाद। ठीक है। पंचायत के सदस्य समिति का सदस्य भी नहीं होगा। जैसे कोई पंचायत का जो सदस्य समिति बनते हैं ना ग्राम स्तर पर, वो भी नहीं बन पाएगा वो। अगला देखते हैं एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। एक से अधिक धारण करने का वर्जन क्या है? यदि एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर चुनाव लड़ लेता है या जीत भी जाता है, तब कैसा करेंगे? कोई भी पदधारी एक से अधिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, ये तो सही है। अब कौन कौन से पद पर लड़ सकता है इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? जैसे कोई आदमी पंच है तो वो पंच के साथ साथ क्या लड़ सकता है? पंच के साथ वो सरपंच भी लड़ सकता है। ठीक है, सरपंच भी लड़ सकता है। और यदि कोई आदमी सरपंच है ना, तो सरपंच के बाद वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत भी लड़ सकता है। ठीक है, पंच के साथ साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत भी लड़ सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो है पंच लड़ सकता है, पंच के साथ साथ सरपंच लड़ सकता है, सरपंच के साथ साथ जिला पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य के रूप में भी लड़ सकता है ना। बस किसमें किसमें नहीं लड़ सकता? तो 2 ग्राम पंचायत से कोई एक व्यक्ति सरपंच के पद पर नहीं हो सकता, 2 वार्ड से एक व्यक्ति नहीं लड़ सकते और 2 क्षेत्र से कोई एक व्यक्ति जनपद पंचायत या जिला पंचायत में नहीं लड़ सकते। लेकिन एक व्यक्ति पंच, सरपंच, जनपद और जिला के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है। और इनके यदि वो जीत कर आ गया तो मतलब एक से अधिक पद पर जीत गया तो कोई एक पद ही रहेगा, है ना, उसको चयन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, या एक से अधिक पद रहते हुए दूसरे पद पर चुनाव लड़ सकता है। या दूसरा कंडीशन ये है कि एक पद में रहते हुए दूसरे पद पर ही चुनाव लड़ सकता है। पहला कंडीशन क्या था कि फ्रेश था, है ना, एक साथ वो पंच, सरपंच और जिला जनपद का चुनाव लड़ सकता था। दूसरा कंडीशन ये है कि एक पद पर रहते हुए दूसरे में लड़ सकता है। कहने का मतलब यदि कोई सरपंच है या सदस्य है जनपद का, है ना, तो उसके बाद आएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। वैसे राज्यसभा नहीं होता, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ भी लोकसभा और विधानसभा। यदि कोई सदस्य या सरपंच अपने पद पर रहते हुए लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बन जाता है, तब के केस में भी वो चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जैसे ही बनेगा तो किसी एक पद को चुनना पड़ेगा। एक संभावना है ना, यदि कोई सरपंच है तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, विधानसभा का भी सदस्य बन सकता है। यदि वो जनपद का सदस्य है या जिला का सदस्य है तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का सदस्य बन सकता है। तो ऐसे केस में तो डबल पद आ गया, इसके लिए इस नियम को बनाया गया है। ठीक है ना, तब जीत कर आ गया। तब ऐसे में क्या होगा, वो एक से अधिक पद पर जैसे चुनाव हो गया, एक से अधिक पद पर धारण कर लिया तो 10 दिन के भीतर उसको कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को लिखित में बताना होगा कि वो किस पद पर रहना चाहता है। ठीक है, सरपंच रहते हुए यदि वो लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत गया तो 10 दिन के अंदर कलेक्टर को बताना पड़ेगा। या जो फ्रेश चुनाव हो रहा है पंचायत में से पंच और सरपंच या फिर अन्य सदस्य का भी चुनाव लड़ लिया और जीत भी गया तो अब भी केस में उसको कलेक्टर को बताना पड़ेगा कि वो किस पद बना रहना चाहता है। नहीं बताने पर, मान लेते हैं वो नहीं बताया, 10 दिन के भीतर वो नहीं बताया कि वो किस पद पर रहना चाहता है, तो ऑटोमेटिक एक नियम बनाया गया है, उस पद पर उसको मान लिया जाएगा। वो नियम क्या है ये देखिए। जिला पंचायत का सदस्य, इसको पूरा ले लेता हूँ एक साथ।
समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से है, मतलब कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का पंच भी जीत गया और सदस्य भी जीत गया, तो यदि वो 10 दिन के भीतर नहीं बताएगा तो ऑटोमेटिक वो जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मान लेते हैं वो सरपंच भी बन गया और जनपद सदस्य भी बन गया, है ना, तो नहीं बताया तो ऊपर वाला हमेशा रहेगा, है ना। इसी केस में यदि मान लेते हैं कोई पंच बन गया और कोई सरपंच बन गया, तो यदि 10 दिन के भीतर नहीं बताता है तो जो ऊपर वाला जो पद है उसको ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये है, यदि वह नहीं बताता है और किसी भी स्तर के प्रथम सम्मेलन में भाग ले लेता है, जैसे इसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत पंच, है ना, यदि इसके प्रथम सम्मेलन में यदि वो भाग ले लेता है, ठीक है, तो जिसमें भाग लेगा उसी को उसको पद को माना जाएगा। ठीक है, जिसमें वो भाग ले लेता है, जैसे जिला पंचायत के आरक्षण सम्मेलन में भाग ले लिया तो वो जिला पंचायत का सदस्य कहलाएगा, शेष उसके जो भी जीते रहेंगे पद वो समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार का नियम है। यदि उसी प्रकार यदि कोई सरपंच जो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बन गया है तो यदि लिख के नहीं देते तो ऑटोमेटिक वो तो जो उच्च पद है उसको माना जाएगा, ऑटोमेटिक जो उच्च पद है उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम सम्मेलन से सवाल। अब देखते हैं रिक्तियों को भरा कैसे जाता है। अभी हमने पूरे पद खाली देख लिए, पद कैसे कैसे खाली देखे अब बता देता हूँ आपको। इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि जितने भी हम धारा पढ़े ना 39, 40, 41, ठीक है, तो इसमें ना रिक्तियों को भरा जाना का प्रोसेस सेम था, इसलिए मैं रिक्तियों को जो धारा 38 है उसको बाद में बताने का आपको प्लानिंग किया था। धारा 38 में होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले हमको देखने की रिक्तियाँ होता क्या है, तो रिक्तियाँ कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हमने देखा था अविश्वास प्रस्ताव, पहले बहुत पहले देखे हैं ना, अब इसको इस पीरियड में पहले देख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव से रिक्तियां हो सकती है। दूसरा रिक्तियां कैसे हो सकती है, रिकॉल, इसको वापस बुलाना बोलते हैं, वापस बुलाना, यहां से रिक्तियां हो सकती है। तीसरा रिक्तियां हो सकती है त्याग पत्र से। ठीक है, चौथा रिक्तियां क्या हो सकती है, चौथा रिक्ति हो सकती है उसका निलंबन से, निलंबन से उसका रिक्ति हो सकती है। पांचवा रिक्तियां हो सकती है उसको पद से हटाने से, पद से हटाने से, ठीक है, पद से हटाने से। छठवां प्रकार की रिक्ति क्या हो सकती है उसको क्या क्या देख लिया हमने, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, पद से हटाना हो गया, ठीक है, पंचायत निलंबन, पद से हटाना, हाँ, एक से अधिक पद को धारण करना, एक से अधिक पद धारण करना, पद धारण करने से। ठीक है, तो यहाँ भी पद रिक्तियाँ हो रही है। चौथा ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, सातवां से न, और आठवां ये हो सकता है यदि कोई जनपद, यदि कोई ग्राम पंचायत या फिर पंचायत का पदधारी है और यदि वो सहकारी सोसाइटी का, सहकारी सोसाइटी का क्या हो जाता है, सभापति, सभापति या फिर उप सभापति बन जाता है, उप सभापति बन जाता है। तो ये किसके लिए लागू होता है, उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लागू होता है, ये है ना, ये सहकारी सभापति वाला किसके लिए लागू होता है, सरपंच, मैं लिख लेता हूँ यार आपका, सरपंच, उप सरपंच और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सरपंच है या उप सरपंच है के रहते हुए यदि सहकारी सभापति का, यदि सहकारी सोसाइटी का सभापति उप सभापति बन जाता है तब पद खाली हो जाएगा, है ना। तो इतने प्रकार से यदि पद खाली हो जाता है तब के केस में कैसे करना है ये हमको बता दिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सारी रिक्तियां हो सकती है। अब इन रिक्तियों को भरते कैसे, अब इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट मारना है तो मान लीजिए इसको हटा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं यदि पंच का पद खाली हो गया और सदस्य का पद खाली हो गया, ठीक है, तो इसके लिए है कि 6 माह में इलेक्शन कराने होंगे। 6 माह में क्या कराना होगा, 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, यदि लास्ट का कार्यकाल, यदि लास्ट का कार्यकाल मात्र 6 महीना बचा है, मतलब ये उसका जो पंचायत की जो पदावधि है या फिर पंचायत की अवधि लास्ट 6 महीना बचा है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 6 महीना बचा है तो आपको चुनाव कराना ही होगा, 6 महीने से ज़्यादा बचा है तो आपको चुनाव कराना होगा। ये आपके पंच और सदस्य के लिए हो गए। अब हम देखते हैं कि ये अध्यक्ष के लिए कैसे काम करेगा। एक तो क्या, सरपंच का पद खाली हो जाता है, उप सरपंच का पद खाली हो जाता है, या अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, या फिर
उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तब के केस में कैसे करेंगे, है ना। तब के केस में कैसे करेंगे, तो जो भी जैसे जनपद के मामले में सीईओ, जिला के मामले में सीईओ और ग्राम पंचायत के मामले में जो सचिव है 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा। क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा। यदि ग्राम पंचायत के मामले में पंचों की बैठक बुलाएगा और जिला पंचायत के मामले में सदस्यों की बैठक बुलाएगा, और आपस में किसी एक व्यक्ति को या तो सरपंच चुना जाएगा, जो पद खाली हो, अध्यक्ष चुना जा सकता है, उप सरपंच चुना जा सकता है, या फिर उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आकस्मिक रिक्ति को भरना। बस कंडीशन आपको ये देखना है, यदि सरपंच का पद एसटी, एससी और ओबीसी के लिए रिजर्व था, सेम यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षित था, तो उसी वर्ग के व्यक्ति को चुनना है। साथ में यदि कोई महिला है, मान लेते हैं एससी महिला है, तो आपको महिला ही देना पड़ेगा, है ना। यदि मान लेते हैं सरपंच का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित था और वो पद खाली हो गया, तो एसटी महिला को ही चुनना है। उसी प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी लागू हो जाएगा। महिला के केस में स्पेशल ये है, यदि कोई महिला एसटी महिला है, मान लेते हैं वहाँ पे एसटी महिला नहीं मिला, तो आपको देखना है कि एससी महिला हो। अगर एससी से भी नहीं मिला तो ओबीसी महिला होना चाहिए। अगर ओबीसी भी नहीं है तो आपको जनरल महिला से लेना है। ठीक है, ये है। और उसी पद का व्यक्ति होना चाहिए। अगर उस पद का नहीं है तो कम से कम जो आरक्षण सीट है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी है, वहीं से ही लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे रिक्तियों को भरा जाना। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, किसी पंचायत के पदधारी की मृत्यु, त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव या हटाए जाने की स्थिति में या अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके राज्य विधानसभा या संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाने पर उसके पद की आकस्मिक रिक्ति मानी जाती है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, पंच या सदस्य के पद को रिक्त होने पर उसमें 6 माह के भीतर उपचुनाव किया जाएगा। सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति होने पर इस बैठक हेतु सचिव, जो ग्राम पंचायत के मामले में सीईओ, जिला जनपद के मामले में 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा, जो मैंने आपको बताया। अपने में से किसी एक को आरक्षण अनुसार चुनकर पद को भरा जा सकता है, ऐसा है। ठीक है, उसे स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष कहते हैं। स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष कहते हैं। अब देखिए, स्थानापन्न सरपंच अध्यक्ष क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति स्थानापन्न सरपंच बना है तो वो पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। जैसे अगर सरपंच के मामले में यदि कोई व्यक्ति बना है ना, तो इसका अधिकतम स्थानापन्न सरपंच का अधिकतम जो है कार्यकाल कितना होगा, 6 माह के अंदर होगा, क्योंकि 6 माह में तो इलेक्शन करा ही लेना है, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, है ना। 6 माह के अंदर। देखिए, केवल सरपंच के मामले में होता है ये। ठीक है, केवल सरपंच के मामले में 6 माह के होता है, क्योंकि सरपंच का चुनाव कराना पड़ता है। और रही बात, यदि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है तो अध्यक्ष को तो आपस में ही चुना जाता है, तो वो अध्यक्ष बना रहेगा। ठीक है, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात आती है तो अध्यक्ष या फिर जो भी उपाध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, है ना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष यदि होते हैं तो क्या होता है कि सदस्यों से ही मिलकर बनता है। उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सदस्यों से मिलकर बना रहता है, तो ये लगातार बने रहेंगे लास्ट तक। लेकिन यदि कोई सरपंच है, इसका चुनाव तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है ना, तो उस पद को भरने के लिए आकस्मिक रूप से 6 स्थानापन्न सरपंच बना दिया जाएगा और 6 माह के भीतर सरपंच का इलेक्शन कराया जाता है। उसी प्रकार जो भी सदस्य हैं या पंच है, उसके पद को भरने के लिए इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, ये प्रवर्गवार उसी है, उसी वर्ग की महिला को प्रत्याशी नहीं मिलने पर आपको आरक्षित प्रवर्ग से आपको महिला चुनना होता है। ठीक है, तो ये था इस रिक्तियों के भरे जाने से संबंधित एक वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।